हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज हम इथिक्स का एक मोस्ट फेमस वर्ड पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इथिकल डायलेमा। दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इथिकल डायलेमा किसे कहते हैं और ये कब एराइज होता है, कब आपके सामने आता है और इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं या फिर रिजॉल्व करने के अप्रोचेस कौन कौन से हैं, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अप्रोच अगर आपके दिमाग में है तो आप इथिकल डायलेमा से रिलेटेड या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आती है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये तो एक बात। दूसरी बात ये भी है कि डायरेक्ट वो अप्रोच को दे करके पूछ लेते हैं कि इस अप्रोच के तहत आप किसी भी केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर आप इस अप्रोच से क्या समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो जो आज हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है पढ़ने का, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि एथिकल डायलेमा क्या होता है, और दूसरा ये कि कौन कौन से अप्रोचेज हैं, किस किस अप्रोच के तहत आप अपने एथिकल डायलेमा को सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो नीचे थैंक्स का बटन आपको दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके थैंक्स बोल सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आप जो है वहां से जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए, इथिकल डायलेमा एकदम सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये ऐसे जैसा क्या लिखा है। देखिए, सपोज दैट कि आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप कोई अपनी पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, या फैमिली लाइफ का, या सोशल लाइफ का, किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं, और उन सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह का जब कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा तो यह माना जाएगा कि आपके सामने इथिकल डायलेमा आ गया है। सिंपल वर्ड में कि आपके पास ऐसी सिचुएशन सामने आ गई है कि जिसमें आपको दो तीन अल्टरनेटिव्स में से एक चूज करना है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा चूज करें। क्यों? क्योंकि वो जो दो तीन ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। ना तो पूरी तरह से कोई करेक्ट है, ना तो पूरी तरह से कोई रॉन्ग है। ठीक है ना? तो यह जब सिचुएशन आएगा तो यही होता है एथिकल डायलेमा। एकदम सिंपल सी बात है। बहुत तरह के लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं, मुझे नहीं पता। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि एथिकल डायलेमा क्या होता है। अरे भाई, सिंपल सी बात है कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं और दोनों ऑप्शंस ना तो पूरी तरह से सही है, ना पूरी तरह से गलत है, तो आप किसको चूज करेंगे? यही है एथिकल डायलेमा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? अब देखिए, लिखना क्या है आपको। यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन दिया है, आप इस दोनों में से कोई भी एक अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। एक ये है सिचुएशन और एक ये है। पहला है कि सिचुएशन ऑफ चूजिंग अल्टरनेटिव्स नन ऑफ व्हिच इज अनएम्बिगुअसली राइट और रॉन्ग। ना तो पूरी तरह से वो सही है और ना ही पूरी तरह से वो गलत है। ऐसे अल्टरनेटिव्स में से आपको चूज करना हो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर इथिकल डायलेमा आ गया है। तो इथिकल डायलेमा का सिंपल सा डेफिनेशन यही लिख दीजिए कि ऐसा सिचुएशन, चूजिंग ऑफ द alternatives between the alternatives none of which unambiguously। और अगर ये वर्ड आपको याद नहीं आ रहा है तो इसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्ड्स कुछ भी लिख सकते हैं कि चूजिंग ऑफ बिटवीन द अल्टरनेटिव्स नन ऑफ व्हिच आर द प्योरली राइट और प्योरली रॉन्ग। ठीक है ना? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इथिकल डायलेमा का। दूसरा डेफिनेशन ये है, दीज आर द सिचुएशंस इन विच देयर इज ए चॉइस टू बी मेड बिटवीन टू ऑप्शंस। ठीक है ना? नीदर ऑफ विच रिजॉल्व्स द सिचुएशन इन एन इथिकली एक्सेप्टेबल फैशन। मतलब ये, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो पहला डेफिनेशन में हमने ये बताया कि आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं और दोनों में से कोई ना तो सही है ना गलत है। दूसरा ये है कि आपके पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं और इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि आपकी समस्या का समाधान इथिकली कर रहा हो। ठीक है ना? मतलब ये कि वो आपकी समस्या का समाधान भी कर रहा हो और वो इथिकली करेक्ट भी हो। तो इन इस तरह के दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इथिकल डायलेमा। तीन कंडीशंस अगर आपके सामने आ जाए कभी भी लाइफ में,
तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने इथिकल डायलेमा आ गया है। कौन कौन सी है? ऐसी सिचुएशन दैट आर अनकंफर्टेबल टू टेक आउटराइट एक्शन। आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आप तुरंत कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी कि अब डिसीजन आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है। मतलब ये कि आपके पास उस सवाल का कई सारा जवाब है, लेकिन दे आप कोई भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि जितने भी ऑप्शंस हमारे पास हैं उसमें से कोई भी परफेक्ट सलूशन नहीं है। अगर ये कंडीशन आपके जीवन में कभी भी आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप इथिकल डायलेमा के कंडीशन में हैं। तो सिंपली इथिकल डायलेमा का डेफिनेशन क्या है? ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हमारा जो समस्या है उसका समाधान इथिकली हो सके। सिंपल सी बात है इथिकल डायलेमा का। अगर हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप के इथिकल डायलेमा होते हैं, तो सबसे पहला तो पर्सनल कास्ट इथिकल डायलेमा। इसका मतलब ये हुआ कि आप के सामने एक ऐसी सिचुएशन है कि आप अगर इथिकली करेक्ट होकर के कोई काम करना चाह रहे हैं, मतलब ये कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो इथिकली तो सही है, लेकिन उससे आपका पर्सनल लॉस है। ठीक है ना। पर्सनल कास्ट इथिकल डायलेमा ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कोई ऐसा एक्शन तो ले रहे हैं जो कि कॉमन पीपल के लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें आपका पर्सनल लॉस हो रहा है, पर्सनल कास्ट पे आप इथिकल काम कर रहे हैं। Crisis from situation in which compliance with the ethical conduct result in a significant personal cost to the decision maker in an difficult situation। ठीक है ना। दूसरा, राइट वर्सेज राइट इथिकल डायलेमा। क्राइसिस फ्रॉम सिचुएशन ऑफ टू आर मोर कन्फ्लिक्टिंग सेट्स ऑफ बोनाफाइड एथिकल वैल्यूज। मतलब ये कि ये भी सही है और वो भी सही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके सामने इथिकल डायलेमा आएगा। दूसरा, कंजॉइंट इथिकल डायलेमा का मतलब ये होता है कि उसमें आपका थोड़ा बहुत पर्सनल लॉस भी हो रहा है और साथ में आप जो एक्शन ले रहे हैं या फिर आपके पास जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो ये तीन तरह के इथिकल डायलेमा होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे टाइप्स जरूर दे दिया हूँ, लेकिन टाइप्स के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि ये पूछेगा नहीं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा करके हमने इसको लिख दिया है खाली समझने के लिए कि कब कब जो है आप घोर समस्या में पड़ जाते हैं, आप जो है एकदम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो एक तो ये होगा कि आप इथिकली काम करने जा रहे हैं तो आपका पर्सनल लॉस हो रहा है। दूसरा ये कि आप मान लीजिए कि पर्टिकुलर व्यक्ति ए के लिए काम कर रहे हैं तो वो तो सही है, लेकिन बी वाले का क्या? बी वाला भी सही था। ठीक है ना, तो आप दो सही में से आप चूज नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा ये है कि आप किसी एक के साथ जा रहे हैं, उसके साथ आप मोरल मोरल रूप से भी सही है, आपका अपना पर्सनल लॉस भी नहीं हो रहा है, लेकिन ए के साथ आपका पर्सनल लॉस भी हो रहा है और उसका जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो ये तीन टाइप के इथिकल डायलेमास हमारे सामने आते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी स्थिति बनती है जो पब्लिक लाइफ में या पब्लिक ऑफिस होल्डर के रूप में आपके सामने कब कब इथिकल डायलेमा आ जाती है। पहला ये कि एज अ ऑफिस होल्डर आपको कुछ चीजें सीक्रेट रखनी होती हैं, आप उसको कॉमन पब्लिक में रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रखना है। मतलब ये कि पब्लिक ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है वह आम पब्लिक को पता होना चाहिए। कोई पब्लिक ऑफिस क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब सारी चीजें आम पब्लिक को पता होना चाहिए। तो ऐसे में अब आपके सामने एक डायलेमा आ जाता है कि हम कौन कौन से इंफॉर्मेशन को पब्लिक को बताएं और कौन कौन से इंफॉर्मेशन को हम न बताएं, क्योंकि आपने ओथ ऑफ सीक्रेसी भी ले रखा है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि दो चीजें हैं आपके सामने, एक तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट और दूसरा आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट। मतलब ये कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है और जहाँ पे आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी है, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी इथिकल डायलेमा हो जाता है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या प्रोफेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी इथिकल डायलेमा आ जाता है। उसके बाद ड्यूटी वर्सेज पर्सनल रिलेशनशिप। बीवी बोल रही है कि आज हमको आज छुट्टी है, आज हमको घुमाने ले चलो, शॉपिंग कराने ले चलो, लेकिन आपकी ड्यूटी बोलती है कि नहीं, आज शहर में बड़ा त्योहार है, कुछ ऐसा हो रहा है,
तो वहां पे हमारा प्रेजेंस जरूरी है, नहीं तो पब्लिक डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो ड्यूटी है और जो पर्सनल रिलेशनशिप है, इसमें जब आपको चूज करना होता है तब भी आप जो है इथिकल डायलेमा के कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है ना। सुपीरियर ऑर्डर्स, लॉ लॉ रूल, लॉ वर्सेस कंसाइंस, मतलब ये कि एक तो ऊपर से कुछ आपको ऑर्डर मिल रहा है जब, या फिर कोई रूल और लॉ ऐसा बनाया गया है जिसकी अनुमति आपकी अंतर आत्मा नहीं देती है। मतलब ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई रूल है, या ऐसा कोई सुपीरियर ऑर्डर आ गया जिससे आपको लगता है कि यार नहीं, ये काम करूंगा तो मैं इस सोसाइटी को बहुत ज्यादा हार्म होने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, और आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है कि मैं इस काम के लिए जाऊं, या फिर इस कानून को या फिर इस लॉ को, या फिर हमारा जो सुपीरियर ऑर्डर है या सुप्रीम ऑर्डर है उसको मैं मानूं। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने एथिकल डायलेमा आ जाता है कि हम ऑर्डर को फॉलो करें कि हम अपने अंतर आत्मा को फॉलो करें। ठीक है ना। दोनों अपनी जगह पे सही है। आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपना कंसाइंस सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, तो आप अपने लिए सही है, अपने जो आपका जो इथिकल वैल्यू है उसके लिए सही है। उसके बाद कंजर्वेशन वर्सेस ट्राइबल राइट्स, ये तो बहुत ही इथिकल डायलेमा होता है कि आप तो एक इन्वायरमेंटल जो कंजर्वेशन है उसके लिए जा रहे हैं, और दूसरे साथ में ट्राइबल राइट्स भी है, क्योंकि उनका जो राइट्स है, उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो काफी हद तक जो फॉरेस्ट है या फिर जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन आपको कंजर्वेशन करने के लिए कुछ डेवलपमेंट वर्क करने हैं, कुछ काम करने हैं, जिससे इनके राइट्स का हनन हो रहा है और आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है कि हम क्या करें, कंजर्वेशन के लिए जाए कि ट्राइबल्स का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करें। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका जो है इथिकल डायलेमा आ जाता है। उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेशन वर्सेज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। देखिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर आपका एकमात्र काम होना चाहिए कि इस समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनको इक्वली ट्रीट करें, आप सबके साथ समान व्यवहार करें। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आती है जब आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि सोसाइटी है जिसको कुछ स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत पिछड़ा हुआ है और उसको गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, गवर्नमेंट की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर व्यक्ति को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज है, उसको गवर्नमेंट की नीड है। ठीक है ना। तो आप अब वहां पे आप ये सोचेंगे कि भाई नहीं, अगर हम इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो वहां पे आपके सामने एक इथिकल डायलेमा या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। उसके बाद बिजनेस वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मोस्टली जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके सामने ये आता है कि वो अपना प्रॉफिट देखें या फिर सोसाइटी को भी ध्यान में रखें कि सोसाइटी के लिए क्या हानिकारक है, क्या लाभदायक है, कौन से प्रोडक्ट वो बनाए, कौन से प्रोडक्ट उनको नहीं बेचना चाहिए, या फिर किस तरह का एडवर्टीजमेंट करें, या फिर जो अपना प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वो मिक्स करें, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालें। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखे या फिर वो अपना प्रॉफिट ध्यान में रखे। तो ऐसे समय में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके सामने भी इथिकल डायलेमा आ जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों की एक कॉमन फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जब आप इथिकल डायलेमा की सिचुएशन में हो, तो उस समय अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, मतलब आप एक सिंपल नॉर्मल इंसान के रूप में आप किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करो कि आप डिफाइन करो कि व्हाट इज द इथिकल डायलेमा आर प्रेजेंट। मतलब आप ये डिफाइन करो कि यहाँ पे इशू क्या है। मतलब ये सपोज दैट कि सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी है, या फिर जो ट्राइबल राइट है, कंजर्वेशन है। ठीक है ना। नॉन डिस्क्रिमिनेशन या प्रेफरेंशियल, मतलब है क्या, एक्चुअली है क्या, हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आप समस्या को जो है आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद उस समस्या या उस सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास डाटा है या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशंस है उसको आप कलेक्ट करिए। आपको डाटा और इंफॉर्मेशंस ये बताएंगे कि आप जो डिसीजंस लेने जा रहे हैं या फिर आप जो डिसीजन लेंगे उससे कौन से लोग किस तरह से प्रभावित होंगे, और कौन कौन से लोग हैं इस सिचुएशन में। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये कि जो सिचुएशन हमारे सामने आई है इस सिचुएशन से प्रभावित होने वाले कौन कौन से लोग हैं। ठीक है ना। उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए।
उसके बाद जो आपका डाटा है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे आप ये डिसाइड कीजिए कि अगर हम मान लीजिए सपोज दैट कि एक्शन ए ले रहे हैं, तो इससे इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 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 या फिर आप एक्शन बी के साथ जा रहे हैं तो फिर सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में आप सोचिए। नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच इथिकल अप्रोचेज। ठीक है ना, जैसा कि हमने बताया कि आप जो है ये सोचिए, आप अपने एक फ्रेमवर्क बनाइए कि अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं, हम अगर सपोज दैट कि ए की तरह काम कर रहे हैं, एक्शन ए के साथ जा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्शन बी के साथ जा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्शन सी के साथ जा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा सबके ऊपर, तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए। और ये जो फाइंड आउट एक्शंस हैं, ये किस तरह के एक्शंस आप ले सकते हैं, उसका जो बेस है वो किसके बेस पे होगा, वो है ये सब सारी चीजें। सपोज दैट यूटिलिटेरियनिज्म हम देखेंगे अभी आगे एक एक करके, कॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, सिचुएशनल, यूनिवर्सल, मीन्स और मीन्स एंड इन बोथ, या फिर गोल्डन रूल। मतलब आपके पास बहुत सारे बेसिस हैं, आप इन चीजों को बेस बना करके आप एक्शन ए, एक्शन बी, एक्शन सी के साथ जा सकते हैं। और लेकिन एक्शन लेने से पहले आप ये जरूर फाइंड आउट कर लीजिए कि आपके किस किस एक्शन से कौन कौन कितना कितना प्रभावित हो रहा है। उसके बाद इन सब में से जो आपको बेस्ट लगे, बेस्ट अप्रोच को आप जो है अडॉप्ट कीजिए और बेस्ट अप्रोच के साथ जाइए। उसके साथ साथ आप अपना कॉन्साइंस यूज करना बिल्कुल मत भूलिए, आप अपना एप्टीट्यूड यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी जो अंतर आत्मा कह रही है उसको भी सुनिए, और आपका जो एप्टीट्यूड है, आपका जो बिहेवियरल स्किल है, आपका जो इन्वायरमेंटल स्किल है, इन्वायरमेंटल स्किल्स का मतलब ये एटमॉस्फेरिक स्किल, मतलब आपके अंदर जन्मजात है, आप उसको जो है फॉलो कीजिए, आप उसकी भी बात सुनिए और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लीजिए। मतलब ये कि सबसे पहले तो आप समस्या को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उस समस्या से रिलेटेड जितने भी आपके पास डेटा है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, आप उनको कलेक्ट कीजिए और साथ में ये भी आप इंश्योर कीजिए कि इस समस्या में, इस सिचुएशन में कौन कौन से लोग प्रभावित होने वाले हैं। उसके बाद आप कुछ एक्शंस डिसाइड कीजिए, नॉट एक्चुअल इन्फॉर्म, आप उसको रिटन फॉर्म में जो है करिए। मतलब आप सोचिए कि अगर हम एक यूटिलिटेरियन की तरह सोचते हैं, जैसे एक्शन सपोज दैट एक्शन ए हो गया यूटिलिटेरियनिज्म, तो इससे कैसे कैसे लोग प्रभावित होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर अगर हम कंसिक्वेंशियल से जाते हैं तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। तो इस तरह से आप अपना एक एक्शन फ्रेमवर्क बना लीजिए और उसमें से एक बेस्ट जो है आप चुनिए कि हाँ हम इसके साथ जा सकते हैं, जो कि हमारा कंसाइंस भी गवाही दे रहा है कि इसके साथ जाओ और हमारा एप्टीट्यूड भी कह रहा है कि इस अप्रोच के साथ जाओ। तो दोस्तों देखिए, जितने भी अप्रोचेज हैं, आगे हम अप्रोचेज ही पढ़ने जा रहे हैं, जितने भी अप्रोचेज हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी को सिचुएशनल अच्छा लगता है, किसी को राइट अप्रोच अच्छा लगता है, कोई गांधीयन अप्रोच के साथ जाता है, कोई कांटियन अप्रोच के साथ जाता है, तो वो उसका कंसाइंस है, वो उसका एप्टीट्यूड है। अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम कंसाइंस और एप्टीट्यूड की बात क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का कंसाइंस, अलग अलग व्यक्ति का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, तो वो अपने कंसाइंस और एप्टीट्यूड के अनुसार ही वो किसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। और जैसा कि पहले ही जानते हैं कि ये इथिकल डायलेमा है, इसमें कोई भी एक्शन पूरी तरह से सही नहीं होता है और पूरी तरह से गलत भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो आगे हम एक एक अप्रोच को देखेंगे और उस अप्रोच में, उस अप्रोच का आप ये कह सकते हैं कि उस अप्रोच में जो एडवांटेज है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है, और उसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले, सबसे पुराना अप्रोच है। आई पर्सनली डोंट लाइक दिस, लेकिन हाँ पढ़ना है, लिखना है, तो पास होना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। वर्च्यू अप्रोच, वर्च्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग दोस्तों ये माना जाता है, प्लेटो साहब ये बोलते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो जो उसका कैरेक्टर है, ठीक है ना, उस तरह से मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो जिस तरह का उसका कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर पे बेस्ड ही उसका एक्शन डिसाइड होगा। सपोज दैट कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसका आप कह सकते हैं कि उसके अंदर वैल्यूज है, वर्च्यूज है, तो वह अगर कोई एक्शन ले रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है तो वह सही होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि आप उसके पास्ट के वर्च्यूज को देखिए, एक्सपीरियंस को देखिए, उसका जो भी अभी तक का डेवलपमेंट है वो उसको देखिए,
अगर वो उसका कैरेक्टर ठीक है तो वो जो कर रहा है वो सही है, सिंपल सी बात है। वर्च्यू अप्रोच यही है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू वर्च्यू स्कूल ऑफ द एथिक्स, कैरेक्टर ऑफ द एजेंट, एजेंट का मीन्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, डिटरमाइंस द मोरलिटी ऑफ द टास्क। कैरेक्टर जैसा है एजेंट का, उसका जो एक्शन होगा, उसका जो टास्क होगा वो भी वैसा ही होगा। Thus the government official acts according to his virtues to reach the ideal which have been set by him। ठीक है ना। वो ऐसे काम के लिए जाता है, ऐसा काम करता है जिसके लिए वो अपना एक सेट कर रखा है कि हाँ हमको रूल को फॉलो करना है, हमको लॉ को फॉलो करना है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेस पे अगर काम कर रहा है तो वो सही कर रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, these virtues can be courage, wisdom, टेम्परेंस एंड द जस्टिस। ये सब देखिए, ये कहने के लिए ये वैल्यूज बहुत अच्छे हैं और सिविल सर्वेंट्स में ये माना जाता है कि सारी वैल्यूज होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये सच है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। इन इथिकल डायलेमा, मोरल एक्टर फॉलोइंग वर्च्यू अप्रोच ask himself whether the decision represents the kind of person he is or he want to be। मतलब ये कि इथिकल डायलेमा के टाइम पे जो एजेंट है वो ऐसा सोचता है, वो अपने आप से पूछता है कि जो वो काम करने जा रहा है क्या वो एक्चुअली वैसा है, या फिर वैसा बनने की कोशिश कर रहा है, या वो वैसा बनेगा फ्यूचर में। अगर उसका कंसाइंस, उसका अंतरात्मा ये बोलता है कि नहीं जो आप हो आप वही कर रहे हो, तो वेल है ना, आप वो काम करो और वो काम इथिकली सही है, ठीक है ना। आई डोंट फील, मतलब वो करप्ट है, वो जानता है कि मैं करप्ट हूँ और वो करप्शन करने जा रहा है, तो क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब वर्च्यू अप्रोच कहता है कि एजेंट का कैरेक्टर उसके एक्शन को डिसाइड करेगा। अगर कोई करप्ट ऑफिशियल कोई अच्छा भी काम कर रहा है तो वो अच्छा नहीं किया है, वो करप्शन किया है, इस तरह का कुछ ये अप्रोच है। तो आई डोंट फील कि ये बहुत अच्छा अप्रोच है, ठीक है ना। तो आप जैसे हो, आपका जो इंटरेस्ट है, आप जो करना चाहते हो वही आप करेंगे, पब्लिक का इंटरेस्ट को आप उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, तो आई डोंट थिंक ये गुड अप्रोच है। लेकिन हाँ, लिखने के लिए आपको ये पढ़ना होगा कि वर्च्यू अप्रोच ऐसा अप्रोच है जिसमें एजेंट का कैरेक्टर उसके एक्शन को डिसाइड करता है, सिंपल सी बात। ठीक, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? अब देखिए, मैंने पढ़ाया इसको, मैंने बताया, लेकिन मैं ज्यादातर क्रिटिसाइज ही किया, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पढ़ना है और लिखना भी है और इसका क्रिटिसिज्म भी लिखना है, ठीक है ना। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव लिस्ट ऑफ द वर्च्यूज फॉर द गवर्नमेंट फंक्शनरीज। वर्च्यूज का कोई लिस्ट है? गवर्नमेंट जो भी पब्लिक ऑफिशियल है, क्या उनके पास कोई वर्च्यू का लिस्ट है? कोई लिस्ट ही नहीं है। तो फिर जब लिस्ट ही नहीं है तो कैसे माना जाएगा कि किसी पब्लिक ऑफिशियल के अंदर ये वर्च्यूज है, राइट। तो ये पहला क्रिटिसिज्म यही है कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास कोई वर्च्यू का लिस्ट है ही नहीं है। फर्दर, virtues are culture as well as context dependent, thus changes from individual to individual, leading to non-uniformity in resolving the ethical dilemma। सिंपल सी बात है भाई, सबका अपना अपना वर्च्यू है और कोई वर्च्यू लिस्ट नहीं है, तो अपना अपना वर्च्यू है और अपने अपने वर्च्यू के अकॉर्डिंग लोग काम करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है डिसीजन में। पता चला कि सेम सिचुएशन में किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई डीएम अलग डिसीजन ले रहा है, सेम सिचुएशन में उसी के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में कोई डीएम जो है अलग डिसीजन ले रहा है। तो इसमें कोई बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है ये वर्च्यू, और हमारे पास लिस्ट भी नहीं है, तो ये ज्यादातर जो कॉमन गुड है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है ना। कांटियन अप्रोच क्या बोलता है? According to categorical imperative, a person has to always choose duty principle over the values। मतलब ये कहते हैं कि जो आपकी ड्यूटी है वो आप ड्यूटी करो। आपके अपने वैल्यूज क्या है, आपका अपना कल्चरल अपब्रिंगिंग क्या है, आपके अपने वर्च्यूज क्या है, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो आपका ड्यूटी है, जो प्रोसीजर है, जो लॉ है, उसको आप फॉलो कीजिए और काम कीजिए। काफ़ी हद तक मुझे ये ठीक लगता है, क्यों? क्योंकि जब आप पब्लिक ऑफिशियल के रूप में किसी पब्लिक ऑफिस में बैठते हैं, तो आपके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपके पास रूल होता है, लॉ होता है, कानून होते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके अनुसार काम करिए। हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे आपका कंसाइंस उस चीज़ की गवाही नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ज़्यादातर टाइम पे वो जस्टिफाइड हो जाता है। हालांकि अब देखिए, इसका बेस इसलिए है क्योंकि जो लॉ, जो कानून जो बनाए गए हैं वो लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, उसमें ज्यादातर लोगों के जो इंटरेस्ट है उसका ख्याल रखा गया है। वो अलग बात है कि उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सिचुएशन के साथ चेंज नहीं हुआ, वो अलग बात है। और उसी टाइम पे जब ये सिचुएशन आती है, लूप होल्स आते हैं
या ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं है, तब वहाँ पे आपका कंसाइंस कहता है कि नहीं भाई, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप अपना ड्यूटी फॉलो करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एक्शन है वो जस्टिफाई हो जाता है। ओके, thus the ethical dilemma can be solved by doing the right thing so that people are treated as end and thus their own rights can be fulfilled। आप ड्यूटी करेंगे तो जो लोग हैं वही आपका अंत है, मतलब जो आखिरी आपका उद्देश्य है वो लोगों की भलाई करना है, तो लास्ट में वो डिफाइन सॉरी जस्टिफाई हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये है कि only rights of the people cannot be sole factor in resolving the ethical dilemma, as economical and social and environmental costs are also involved। आप केवल लोगों के अधिकार के बारे में सोच करके अपनी ड्यूटी करेंगे तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि लोगों के अधिकार के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमी, जैसे कि सोशल, जो सोसाइटी है उसके बारे में ख्याल रखना है, और साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट के बारे में भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो कंटेन अप्रोच सिंपल सी बात बोलता है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए, जो लॉ है, जो कानून है, जो प्रोसीजर है आप उसको फॉलो कीजिए, और आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो लोगों का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि केवल लोगों के अधिकार को ही ध्यान में रखकर एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी है, हमारे सोसाइटी है, हमारा इन्वायरमेंट है, उनके बारे में भी हमको सोच करके एक्शन लेना चाहिए, राइट। तो ये हो गया कांटियन अप्रोच। उसके बाद अगर हम लॉ की बात करें, आधी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं इसके बारे में। अगर हम लॉ की बात करें, सिंपल सी बात है, लॉज एंड और रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द स्टेट which aims to regulate the decision making and conduct of its citizen। लॉ और रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, स्टेट के द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि जो डिसीजन मेकर है उनको थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जा सके, उनको पूरी तरह से आर्बिट्रेरी ना होने से बचाने के लिए लॉ और रूल्स बनाए जाते हैं, और अपने सिटीजन के भी कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए भी लॉ और कानून बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सिंस लॉ डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन देमसेल्फ, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ बनता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है? लोगों के द्वारा चुने गए लोग, ठीक है ना, लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एक अच्छी बात है कि आपस में ही लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपस के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, उनका तो उद्देश्य सही ही होगा कि जो लोग अपने लिए कानून बना रहे हैं तो उसमें अपनी भलाई के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए वो कानून बनाएंगे, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी है, ठीक, कि आपका जो संविधान है, आपका जो लॉ है, आपका जो कानून है, उस हिसाब से आप काम करिए। क्यों? क्योंकि वो लॉ, कानून और संविधान आपके लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन for civil servants, constitution is the final arbitrator in case of ethical dilemma। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तब आप कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। इट इज द सुप्रीम लॉ बेस्ड ऑन which अदर लॉज आर framed। भाई कोई भी कानून, कोई भी लॉ बनाया गया है, उसका जो बेसिक थीम है वो क्या है? हमारा संविधान है। तो आप लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग काम करिए। क्यों? क्योंकि ये लोगों के द्वारा ही, लोगों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्या है? इनकंसिस्टेंसी इन द लॉज, लॉ में ही कुछ कमी है, लूप होल्स है, ठीक है ना, कोयर्सिव है, कोल्यूसिव है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जब वहां पे लूप होल्स और इस तरह की चीजें सामने आने लगती हैं तब लोगों के अंदर इथिकल डायलेमा डेवलप होने लगता है, और वह सॉल्व करने की बजाय और भी उसको कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो लॉ एज ए सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस, मतलब आप लॉ को बेस बना करके आप अपना एक्शन ले सकते हैं, जो कि लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, लोगों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन समस्या उसमें यही है कि उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं, लूप होल्स हैं, और जिसका फायदा अलग लोग भी उठाते हैं, और वो जो लूप होल्स हैं और जो समस्याएं हैं वो आपका जो इथिकल डिसीजन है उसको लेने में भी आपके सामने समस्या क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे लूप होल है और इसका फायदा कोई व्यक्ति उठा रहा है, और वो जो सिचुएशन है उससे किसी पर्टिकुलर ग्रुप या व्यक्ति को ही फायदा हो रहा है, आम पब्लिक को या लार्जर पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्रिटिसिज्म है।
तो यही तो इथिकल डायलेमा है, सिचुएशनल एथिक्स, ठीक है ना। इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज द गुड, वेरी गुड अप्रोच, मैं इसको फॉलो करता हूँ। कि सिंपल सी बात है कि देखिए, आज की जो सिचुएशन है वो 1 घंटे के बाद की नहीं हो सकती, या फिर कल की नहीं हो सकती। तो आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो सिचुएशन बेस्ड होना चाहिए। मतलब ये कि आप उस सिचुएशन में डिसाइड कीजिए, तुरंत डिसाइड कीजिए कि जो आप एक्शन लेंगे उस सिचुएशन में या आने वाले समय में जो हमारे सामने लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनको किस हद तक फायदा पहुंचाएगा या अभी कितना फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है ना। और सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम आज के 5 साल बाद आ रही है, तो आपका डिसीजन चेंज हो सकता है, आपका एक्शन चेंज हो सकता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन लीजिए, और आप अपने डिसीजन में यह इंश्योर कीजिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें लोगों का फायदा है, और आपका जो अंतरात्मा है, आपका जो कंसाइंस है, उस वो भी आपको जो है अनुमति देता है वो एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। इन मॉडर्न डे ethical dilemma, the context and the situation in which a decision has to be made is also very important. So considering and assessing the background of an action and also become important for the resolution of any ethical dilemma. आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कीजिए, और आप ये सोचिए कि इस तरह की सिचुएशन जब पास्ट में आई थी, तो उस समय जो एक्शंस लिए गए थे उसका क्या प्रभाव हुआ था, ठीक है, उसके पॉजिटिव्स क्या थे, उसके नेगेटिव्स क्या थे। जो नेगेटिव थे उसमें सुधार ले आइए, जो पॉजिटिव थे उसको एक्सेस लागू कीजिए। तो सिचुएशन बेस्ड जो एक सोल्यूशन होता है ये बहुत ही परफेक्ट होता है, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अलग हो सकता है, ठीक है। तो आप सिचुएशन बेस्ड काम करिए, तो आपका जो एथिकल डायलेमा है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कंसाइंस एज अ गाइड टू रिजॉल्व एथिकल कंसर्न। कंसाइंस जैसे अभी हमने कहा कि आप अपनी अंतरात्मा को सुनिए, ठीक है ना। दीज आर द इंटरनलाइज्ड वैल्यू व्हिच मेक्स द अस रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड आस्क व्हाट इज इट दैट आई शुड डू मेक द एथिकल चॉइस। मतलब ये कि आपका जो इंटरनल डायलॉग है, आपकी जो अंतर आत्मा बोल रही है, आप उस तरह से काम करिए, ठीक है ना। तो ये भी काफी हद तक ठीक होता है, लेकिन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इमोशन नहीं होना चाहिए, और आपका जो कंसाइंस है वो ज्यादातर आपके इमोशन से प्रभावित होता है, आपके इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आप अगर हमेशा हर जगह दिल की सुनेंगे, दिमाग की नहीं सुनेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह आप सफल होंगे, और हर जगह आपका जो एक्शन है वो सही होगा, लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा। कभी कभी आपका जो कंसाइंस है वो आपकी भलाई के लिए भी बोलता है। तो हर जगह अगर आप अपनी कंसाइंस को सुनेंगे, आप अपनी अंतरात्मा को सुनेंगे, तो ये भी ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। गांधी का जो तलिस्मैन अप्रोच है, इसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट यही बताया है कि आप अपने कंसाइंस को सुनिए, और ऐसा सुनिश्चित कीजिए कि जो आपका एक्शन हो उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। जस्टिस अप्रोच, मतलब जस्टिस अप्रोच में वही है कि इक्वली ट्रीट करिए सबको, और जिसको जो न्याय मिलना चाहिए वो न्यायिक आधार पर काम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्रिटिसिज्म इसका ये है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कैन हार्म द सोशल वेलफेयर इन लॉन्ग रन। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप देख सकते हैं, जो कि आने वाले समय में या उसी समय पे सोशल वेलफेयर के हिसाब से वो सही नहीं था, लेकिन राइट्स के बेस पे, जस्टिस के बेस पे, न्याय के बेस पे वो ठीक था। तो जस्टिस अप्रोच भी आप अपना सकते हैं कि जो जिसका अधिकार है सबको इक्वली ट्रीट करो, और जो जिसका जितना जिसका अधिकार है उसको उतना दे दो। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म यही है कि हो सकता है कि जो आज आप एक्शन ले रहे हैं, आप आज जिनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, वो उनको अधिकार दे करके आप सोसाइटी में और गैप बना रहे हैं, और ज्यादा खाई बना रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यूटिलिटेरियन अप्रोच में क्या होता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है दोस्तों, इसमें ये माना जाता है कि आप एक ऐसा एक्शन लीजिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मतलब आपका एक्शन इस बात पे डिपेंड करता हो कि इस समाज में रहने वाले ज्यादातर लोगों का फायदा हो, 90% लोगों का फायदा हो, और 90% लोग इससे खुश हों। इसका जो दोस्तों फोकस है वो यही है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना। यूटिलिटेरियन अप्रोच के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, तो इसका जो आप कह सकते हैं थीम है, वो यही है कि आपका एक्शन इस बात पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि आपके एक्शन से ज्यादातर लोगों का फायदा हो रहा है, और ज्यादातर लोग आपके एक्शन से खुश है।
लेकिन दोस्तों क्रिटिसिज्म ये है कि अगर आप मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी में लोग आपके एक्शन से खुश हो रहे हैं, तो फिर इस माइनॉरिटी का क्या? माइनॉरिटी की खुशियों को कौन ध्यान में रखेगा? माइनॉरिटी की खुशियों की बात कौन करेगा? तो ऐसे में तो जो माइनॉरिटी में है, वो तो एक तो हो सकता है कि पहले से भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना मिला हो, सोशली एडवांटेज ना हो, लेकिन सॉरी सोशली एडवांस ना हो, और उसके साथ साथ आप मेजॉरिटी अप्रोच अपना रहे हैं कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनके लिए आप काम करो, ठीक है ना, उनकी खुशी के लिए काम करो, माइनॉरिटी का उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, तो ये बात भी गलत है, ठीक है ना। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच कहता ये है कि आपका एक्शन ज्यादातर लोगों के ज्यादा से ज्यादा फायदे का होना चाहिए, लेकिन भूल ये जाता है कि जो माइनॉरिटी में लोग रह रहे हैं उनके बारे में कौन ख्याल रखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा यूटिलिटेरियन अप्रोच। उसके बाद अगर हम कॉमन गुड अप्रोच की बात करें, तो कॉमन गुड आर सर्टेन जनरल कंडीशंस दैट आर यूजुअली टू एवरीवन्स एडवांटेज। ये जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता है। मतलब ये इसमें ये कहा जाता है कि आप कुछ ऐसा एक्शन लीजिए जिससे समाज में रहने वाले या उस सिचुएशन उस समस्या से प्रभावित होने वाले जितने भी लोग हैं सबको थोड़ा बहुत फायदा हो, सबको थोड़ा बहुत उससे लाभ मिले। लेकिन दोस्तों इन प्रैक्टिकल ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो ये कि आपका जो एक्शन है उसमें थोड़ा थोड़ा सबको फायदा मिले ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि इसको बिल्कुल फायदा ना मिले। और दूसरी प्रॉब्लम इस अप्रोच में ये भी है कि सपोज दैट आपने जो एक्शन लिया और आपने ये ध्यान दिया कि सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक। तो सपोज दैट कि इसको केवल 5 रुपया मिला, मैं अब इन टर्म ऑफ इकोनॉमी बात कर रहा हूँ, और इसको मिल गया 15 रुपया, तो आप एक्शन को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई हमने कॉमन गुड अप्रोच अपनाया था और इसका जो बेसिक थीम है वो यही कहता है कि सबको मिलना चाहिए, सबको एडवांटेज मिलना चाहिए, तो सबको मिला है, इसको 5 रुपया मिला है, इसको 15 रुपया मिला है, ठीक है ना। तो ये चीज है कि इसमें इसका जो एक्शन का बेस है वो यही है कि आपके एक्शन का फायदा सबको मिलना चाहिए। कितना कितना मिलना चाहिए या इक्वल मिलना चाहिए ये चीज इसमें नहीं लिखा है, ठीक है ना। द कॉमन गुड डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक गुड्स दैट आर शेयर्ड एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल आर मोस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखिए वापस से वही वर्ड यहाँ पे भी लिखा गया, जैसा कि हमने कहा कि ये वर्च्यू अप्रोच का एक स्टेप आगे है, थोड़ा सा उससे ज्यादा सोचता है कि आपका एक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे सारे लोगों को फायदा मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए ये शांत है, ठीक है ना। बीइंग एबल टू लिव टुगेदर इन कम्युनिटी रिक्वायर्स दैट अटेंशन शुड बी पेड नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल गुड बट आल्सो टू कॉमन कंडीशंस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। मतलब ये कि अगर हम सोसाइटी में एक साथ रह रहे हैं तो हमारा अप्रोच एक इंडिविजुअल पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पूरी सोसाइटी की के वेलफेयर। थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, माफी चाहता हूँ। तो कहने का सेंस यही था कि जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो किसी भी इंडिविजुअल पे बेस्ड ना होकर के उस सोसाइटी के वेलफेयर पर बेस्ड होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि अगर आप किसी कॉमन अप्रोच से काम वर्क कर रहे हैं, आप किसी सोसाइटी के भलाई के लिए पूरी तरह से भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उस सोसाइटी में कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो जिनके मन में ये चीज आ सकता है कि हमको काम करने की क्या जरूरत है, हमारी सोसाइटी के लिए तो काम हो रहा है। तो ऐसे जो निकम्मे व्यक्ति हैं ये हो जाते हैं फ्री राइडर्स। मतलब ये कि उस सोसाइटी के कॉमन गुड के लिए वो काम तो नहीं करते हैं, लेकिन उस सोसाइटी के गुड के लिए जो भी अप्रोचेज हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उसका फायदा वो जरूर उठाते हैं। तो दोस्तों इस अप्रोच में अच्छाई तो बहुत है कि आपका एक्शन हमेशा कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जिससे सबको फायदा होना चाहिए और सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि उस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो कि उस कॉमन गुड का फायदा तो लेंगे, लेकिन उस कॉमन गुड को पाने के लिए वो अपना योगदान नहीं देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला जो हमारा अप्रोच है दोस्तों वो है राइट बेस्ड अप्रोच, और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले ही कर चुके हैं कि आप जो है आपका अप्रोच हमेशा लोगों के अधिकारों को दिलाने में होना चाहिए। मतलब आप ऐसा काम करिए कि जिससे लोगों का अधिकार फुलफिल हो। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम ये है। एक तो अगर आप उसके अधिकार को फॉलो करेंगे, आप उसके अधिकार को ध्यान में रखेंगे,
तो जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, जो इन्वायरमेंट है, जो अदर चीजें हैं, उसका ध्यान कौन रखेगा। तो आप जो है अपने इकोनॉमी के कास्ट पे, आप अपनी सोसाइटी के कॉस्ट पे, सोशल इंटरेस्ट के कॉस्ट पे आप किसी के अधिकार का पालन करेंगे, तब भी जो है ये अच्छा अप्रोच नहीं माना जाएगा। दूसरी एक समस्या और ये भी आती है कि अगर आप किसी के अधिकार की बात कर रहे हैं और सपोज दैट कि वो दो अधिकारों को एक साथ क्लेम करता है, तो अधिकार ए को आप अगर उसको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका दूसरा अधिकार कंप्रोमाइज हो रहा है, या फिर आप दूसरे अधिकार को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका पहला अधिकार कंप्रोमाइज हो रहा है। तो फिर भी यहाँ पे भी जो है पूरी तरह से आपका एथिकल डायलेमा सॉल्व नहीं होगा। जब भी आप अधिकार को आप जो है किसी के अधिकार को दिलाने की बात करेंगे, राइट्स अप्रोच पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि इथिकल डायलेमा है तो इथिकल डायलेमा है। तो अगर वो रिजॉल्व किया जा सकता है किसी अप्रोच के तहत, या फिर किसी कोई पर्टिकुलर उसके लिए क्राइटेरिया होता, पर्टिकुलर कोई प्रोसीजर होता, तो फिर वो इथिकल डायलेमा ही क्यों होता, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने देख लिया कि इथिकल डायलेमा एक्चुअली होता क्या है, और उसको सॉल्व करने के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क क्या है, और उसके साथ साथ हमने 10 अप्रोच भी देख लिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपली हमको टेक्स्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका जवाब दे देंगे। तो आज काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि बड़ा था और एक साथ सबको कंप्लीट करना था, सबको कंपाइल करके एक साथ डिस्कस करना था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई समस्या है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।